हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेस जीएस रिसर्च सेंटर पर आपका वेलकम करता हूं। आज बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूं। आज आपको बताऊंगा आईपीसी सीआरपीसी का डिफरेंस यानी अंतर। फिर बताऊंगा आपको कि आईपीसी में सजा होती है तो कैसे होती है और कौन सी सजा होती है, और सारा रूल बताऊंगा। बस देखते रहिए वीडियो को। अच्छा लगे तो लाइक करें, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो जितना से ज्यादा हो शेयर करें। बात करते हैं सबसे पहले आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में। तो देखते हैं, यहां पर लिखा है आईपीसी और फिर सीआरपीसी। तो सीआरपीसी के बारे में बात करेंगे तो मैंने बताया था कि जो सीआरपीसी, कल के वीडियो में बताया था कि सीआरपीसी है, इसका जो फुल फॉर्म होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है, जिसकी जो एक्ट बनी थी 1973 में एक्ट बना था 1973 में, और 1 अप्रैल 1974 को लागू हुआ था। 1 अप्रैल 1974 को लागू हुआ था, राइट। बात करते हैं आईपीसी के बारे में, इंडियन पिनल कोड। इसकी जो एक्ट बनी थी 1860 में और लागू हुई थी 1 जनवरी 1862 को। अब यहां से देखेंगे जो सीआरपीसी है, ये सीआरपीसी का जो बैकग्राउंड आती है भाई, सीआरपीसी का बैकग्राउंड ये आईपीसी के अंदर से ही आती है। बात ध्यान रखेंगे, जो सीआरपीसी का बैकग्राउंड है वो आईपीसी से आती है। और आईपीसी के बारे में आपको बताऊं तो इसमें अपराध का क्या पॉइंट है, क्या क्या अपराध आता है, ये बात आप देखेंगे ध्यान से। और एक बात और बता दूं कि आईपीसी और सीआरपीसी दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, यानी पूरक है। ये बात ध्यान रखेंगे। जहां पर आईपीसी होगा वहां पर सीआरपीसी होगा, जहां सीआरपीसी की बात होगी वहां आईपीसी की बात होती है। अब इसमें क्या क्या अपराध होता है देखेंगे। जैसे बात करते हैं सबसे पहले देशद्रोह। आप सुनते हैं देशद्रोह का मुकदमा चलता है सरकार के विरुद्ध, जब देश के लिए भी विरुद्ध होती है। दूसरी बात बोलते हैं राजद्रोह का मुकदमा। आप सुनते हैं, आपने सुना होगा 124A का मुकदमा, देशद्रोह राजद्रोह की मुकदमा। आपको मैं बताऊं नेक्स्ट पॉइंट, जैसे हत्या की बात हो गई, शारीरिक क्षति, हत्या, या बोलते हैं उपहति। ये बात ध्यान रखेंगे, उपहति का मतलब होता है कि जैसे बात करूं कि तलवार है और तलवार से गर्दन काट दिया गया तो इसे हत्या बोल देंगे, और तलवार से मारे हाथ कट गया तो उसको क्या बोलते हैं, उपहति। जो डैमेज हो गया, क्षति होगी, राइट। उसके बाद बात करते हैं यहां पर अपहरण। जो अपहरण की बात होती है, ठीक है। उसके बाद तो यहां पर मैंने बताया हत्या, उपहति, अपहरण, देशद्रोह, राजद्रोह, ये सबकी जो मुकदमा होती है। उसके बाद बात करते हैं जैसे होती है आपको लूट, डकैत। अब यहां पर लूट और डकैत दोनों एक ही दूसरे से रिलेटेड शब्द है, लेकिन डकैत और लूट में अंतर है। पेपर में कई बार पूछा जाता है। जो डकैत होता है वो 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा जो किया गया इसका आपराधिक कार्य होता है, उसे क्या बोलेंगे, डकैत। हमेशा ध्यान रखना, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों द्वारा, ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे, राइट। तो हमने पढ़ा आईपीसी के बारे में, जो अपराध इसमें आईपीसी के अंदर क्या अपराध के ये पॉइंट है, ठीक है ना। ये चीजों को मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसके बाद में इसको नोट कर सकते हैं, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब आइए, जो आईपीसी का अपराध है वो गंभीरता के अनुसार 2 प्रकार का होता है। एक होता है संज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल ऑफेंस, और एक होगा असंज्ञेय अपराध, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब होता है संज्ञेय अपराध। क्या होता है ये बात समझेंगे बढ़िया से कि संज्ञेय अपराध है तो ये है क्या, ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि संज्ञेय अपराध क्या है। देखना, संज्ञेय अपराध का मतलब यह होता है कि यहां पर
बहुत ही गंभीरता से ली जाती है और इसमें पुलिस को अरेस्ट करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए, किसी भी अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए कोर्ट के आदेश यानी कोर्ट के वारंट का इंतजार करना न पड़े, यानी बिना कोर्ट के आदेश के ये डायरेक्ट इसमें अरेस्ट हो सकते हैं जो भी अपराधी करे। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं असंज्ञेय अपराध में। इसमें क्या है कि जब कोर्ट आदेश देगा, कोर्ट वारंट देगा, तभी असंज्ञेय अपराध में अरेस्ट का प्रावधान है। ये बात समझेंगे। अब इसमें क्या होता है आपको समझना है। जैसे आपने सुना होगा FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एक होता है NCR, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट बोलते हैं। थाने के अंदर दो प्रकार के रजिस्टर मेंटेन करी जाती है, FIR और एक होता है NCR। ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जो NCR है और FIR है, दोनों में क्या अंतर है? सबसे पहले किसी ने हत्या करा दी किसी की, तो सबसे पहले अपना बताएगा, सबूत देगा, उसके आधार पर यहां पर FIR होगी, यानी पुलिस स्टेशन के अंदर क्या होगी? FIR होगी, राइट। जब FIR जब तक नहीं होगी तब तक कोर्ट का कोई मतलब कोर्ट उसको कुछ देखेगा नहीं, ना सुनेगा उसके बारे में। तो FIR वो कराएगा पुलिस स्टेशन में जाके, फिर पुलिस का काम होगी वहां से इन्वेस्टिगेशन करेगी, अन्वेषण बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशन। ये बात समझेंगे आराम से। पुलिस क्या करेगी? इन्वेस्टिगेशन करेगी। पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना कि भाई आखिर हुआ तो कैसे, कौन है अपराधी। फिर उसके बाद पुलिस का काम होगा वहां से एविडेंस, जो सबूत कहते हैं, साक्ष्य, एविडेंस इकट्ठा करेगी। उसके करने के बाद फिर पुलिस ये कहां प्रस्तुत करेगी? ये मतलब कहां देगी? ये देगी सीधे कोर्ट में जाकर। कोर्ट का फिर काम होगा कि इन्हीं के एविडेंस जैसा केस होगा उसके अकॉर्डिंग फिर वो सजा का प्रावधान, यानी पुलिस का काम नहीं है सजा का प्रावधान देना, ये बात ध्यान रखना। ये कोर्ट अपना सजा का प्रावधान बनाया कि कोर्ट देगा कितने साल का देना है, क्या देना है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो मैंने बताया आपको कि FIR आप कराओगे तो पुलिस क्या करेगी? इन्वेस्टिगेशन करेगी। ध्यान से देखेंगे। उसके बाद पुलिस क्या करेगी? उसका एविडेंस वो करेगी। उसके बाद क्या करेगी? फिर ले जाएगी कोर्ट, और कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट फिर क्या करेगा? इसको सजा का प्रावधान है, जो भी आरोपी होगा उसका धरपकड़ जो भी होगी वो तो उसका काम होगा। अब बात करते हैं कि FIR और NCR के बारे में। मैंने बताया कि संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध, ये क्या होता है कि बड़े अपराधों के लिए होते हैं। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए। अब आप कहोगे कि कैसे पता चलेगा कि संज्ञेय अपराध FIR, असंज्ञेय अपराध NCR, तो कैसे पता चलेगा कौन संज्ञेय अपराध है और कौन असंज्ञेय अपराध है? तो मैं आपको बता दूं, जिस तरीका से आपने पढ़ा है कि संविधान में 12 अनुसूचियां है, राइट, 12 अनुसूची, उसी तरीका से CRPC के अंत में 2 अनुसूची दी गई है। बात ध्यान रखेंगे, 2 अनुसूची दी गई है। इसके अंदर कितना अनुसूची दी गई? 2 अनुसूची दी गई है। उसमें पहले अनुसूची में आरोपी जो होता उसके वर्गीकरण के बारे में बताया गया है कि इसमें कि इन दोनों का अंतर के बारे में, कि आरोपी को किस तरीके से वर्गीकरण मैंने कैसा अपराध किया है। और दूसरा में आपको प्रारूप यानी फर्म के बारे में बताया गया। प्रारूप फर्म का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। इसमें समझना आपको यह है कि जैसे किसी की हत्या हुई, उसके परिवार द्वारा या किसी के द्वारा SHO मतलब जो स्टेशन हाउस ऑफिसर जो होते हैं, यानी आप थाना प्रभारी कहिए, स्टेशन पुलिस स्टेशन में, वहां पर एक सादा कागज उठा के और उस पर FIR पूरा बता दे कि ये हमारे साथ प्रॉब्लम ऐसे ऐसे, और ये पहुंचा दे कहां पर, यानी पुलिस स्टेशन पर, तो उस पर भी FIR हो जाती है। कहने का सेंस है इसका कोई प्रारूप नहीं है, तो यही बताया गया। मैंने आपको बता दिया कि जो CRPC में जो लास्ट में 2 अनुसूची शेड्यूल दी गई है, वहां पर पहले में बताया गया कि यहां पर संज्ञेय अपराध है क्या संज्ञेय, वो खुद निर्णय करेगा, राइट। दूसरे में मैंने आपको बताया कि फर्म के बारे में बताया गया, फर्म मतलब प्रारूप के बारे में बताया गया, ठीक है ना। बढ़िया से आपको एक एक चीजों को समझना है, राइट। अब इसको नोट कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद हम बात करेंगे पूरा IPC CRPC को हम क्लियर करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक चीजों को क्लियर करेंगे। बात बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
आते हैं यहां पर नेक्स्ट पॉइंट, यहां पर दिया है जमानत के आधार पर अपराध का वर्गीकरण। अब समझेंगे यहां पर जमानत के आधार पर अपराध का जो वर्गीकरण है, इसमें क्या होता है। एक होता है जमानती अपराध, इसको कहते हैं बेलेबल ऑफेंस, और दूसरा होता है गैर जमानती अपराध, नॉन बेलेबल ऑफेंस। इसमें क्या होता है, जमानती अपराध के अंदर, जो जमानती अपराध के अंदर की बात होगी, इसमें क्या होगा कि चाहे कोर्ट के वारंट के आधार पर, आदेश के आधार पर पुलिस आपके पास आई है, या पुलिस अपने मन से आई है, मतलब जो आपका बिना अपराध का तो आएगी नहीं, ठीक है ना, लेकिन पुलिस आई है अपने थाना के चलते। तो बात करेंगे कि जो जमानती अपराध होगा, इसमें क्या होगा कि पुलिस आपको अरेस्ट करने आएगी, लेकिन पुलिस आपसे पूछेगी, कहेगी कि आप इतना का बंड भर दो, ठीक है जी, फिर मैं आपको कुछ समय के लिए स्टे लगा दूंगी, और फिर जब कोर्ट आपको जब बुलाएगा तब कोर्ट में आप पेश होने आना। ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये जो होगी आपको जमानती अपराध के अंदर, आप फिर से समझेंगे, कोर्ट के आदेश के आधार पर या पुलिस अपने तरीका से आई हो, तो इसमें आपके पास अरेस्ट करने आएगी आपके, ठीक है जी, आ गई पुलिस, फिर पुलिस आपसे कहेगी कि आप इतना का बंड भर दो, जो उसका रूल होगा, फिर मैं आपको कुछ समय के लिए स्टे लगा दूंगी, और इसके बाद जब कोर्ट के आदेश आएगा तब आप कोर्ट में पेश होने जाना। ये बात ध्यान रखेंगे, उसके वारंट आएगा। जो गैर जमानती अपराध होता है, इसमें तो आपको अरेस्ट होना ही होना है, ये बात ध्यान रखेंगे, अरेस्ट होना ही होना है, ठीक है ना, नॉन बेलेबल ऑफेंस। इसमें क्या होगा कि अगर ऐसे हो सकता है कि अगर एसएचओ थाना प्रभारी अगर चाहें तो थोड़ा सा के लिए स्टे लगा सकते हैं, मैंने कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मतलब यहां पर सीधे सीधे बोले तो इसमें अरेस्ट है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे, आपको अरेस्ट होना है। अब बात करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि यह अपराध जमानती अपराध है कि गैर जमानती अपराध है। तो वही बात फिर से आपको कहूंगा, नोट करके आप लिख लेना और समझ लेना बढ़िया से, एकदम ध्यान रखना, क्या कि जो बताए सीआरपीसी के अनुसूची 1 में यह भी बताया गया है कि अपराध जो है जमानती अपराध है कि गैर जमानती अपराध है। ये बात बिल्कुल समझ लेंगे, राइट। एक एक चीज को मैं पूरा क्लियर कराऊंगा और आपको पूरे कानून के एक एक पॉइंट का वीडियो बनेगी, और आप बढ़िया से देखना, क्लास का फायदा उठाना। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अच्छा नहीं लगे तो कोई जबरदस्ती नहीं है, ठीक है, बढ़िया से आप देखो, क्लास का फायदा उठाओ। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसको नोट कर सकते हैं, चलिए जी, आप वीडियो को रोक कर भी नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट, अब आइए आईपीसी अपराध। जो आईपीसी के अपराध है, इसका एक्सेप्शन क्या है, इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर समझेंगे, सबसे पहली बात यहां पर मैं बताऊंगा आपको कि एक तो हो गया कि आपने बंदूक उठाया और गोली किसी को मार दिया, ठीक है, तो ये तो सीधे हो गया, हत्या हो गई, मर्डर केस हो गया, राइट। लेकिन यहां पर एक चीज आती है, एक्सेप्शन क्या होता है, अपवाद क्या होता है आईपीसी के अपराध में, एक्सेप्शन क्या होता है, इसको बढ़िया से आपको समझना है। मैं 4-5 एग्जांपल दूंगा आपको, उदाहरण। सबसे पहले बात होगी कि आपने बंदूक उठाया, हत्या कर दिया, तो मर्डर केस हो गई। दूसरी, अगर आपकी इच्छा और आपका इरादा मर्डर करने की ही बात हो, क्योंकि उसमें कई तरीका से होता है, जैसे आपको बात करूं, ये तो हो गया मर्डर की बात। दूसरी बात करूं कि मान लीजिए कि आप घर में हैं, अकेले हैं या फैमिली के साथ, जो भी है, और आपके घर में डाकू घुस गए और डायरेक्ट हथियार के बल पर आपसे लूटने की कोशिश करे, जो और आपके पास हथियार है, और वो लाइसेंसी गन है, या आपके जैसे भी हो, लाइसेंसी हो, या आप कह सकते हैं कि आपके घर में कोई सेना से रिटायर है, उसका गन है, जो भी आपको मिलता है, मतलब लाइसेंसी होनी चाहिए। और वहां पर क्या होता है कि आप सेल्फ डिफेंस के लिए, आप रोकने के बजाय, डर के बजाय सेल्फ डिफेंस में आपने गोली चला दिया, तो ये आपका एक्सेप्शन में हो जाता है। ये बात ध्यान रखिए, अपवाद में मानी जाती है, राइट। जैसे बात ये करते ही आपको तीसरी पॉइंट आपको समझाता हूं, एक उदाहरण के तौर पर, कि छोटा बच्चा हो, 7 साल से भी छोटा बच्चा हो, और उसने चला दिया गोली, तो ये भी एक्सेप्शन के तौर में होता है। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अभी तो रूल कई टाइप की आ गई है। अभी ऐसे पॉइंट नंबर 4 आपको बताऊंगा कि जैसे मान लो कि कोई लड़की है
और ड्यूटी करके या कहीं से भी आ रही है, रात का 9 बज रहा है और उसके पीछे 4 से 5 गुंडे बदमाश टाइप का ऐसे लग गए कि जिसको उसके लगे कि हमें खतरा है और उसके पास कोई नहीं है और उसके पास कुछ भी दिमाग नहीं चल रहा है कि अब मैं कैसे बचूं। उसने क्या किया कि कहीं खाई में या कहीं पहाड़ पर जैसे भी कहीं अपना चली गई और अपने को बचाने में उसने ईंट चला दिया और पता चले कि सामने वाला मर गया। जो उसके पीछे लगे थे उसको लगा कि हमें इनसे खतरा है, अब तो बच नहीं पाऊंगे, वो पीछे कर रहे थे, तो वहां पर क्या हो गया, एक्सेप्शन में हो गया। तो ये सारी एक्सेप्शन की पॉइंट है। जैसे हम आपको बात करें कि रास्ते में कोई किसी का एक्सीडेंट हुआ है, उसको किसी ने उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती करा, डॉक्टर से उसने कहा कि डॉक्टर साहब इसका इलाज कर दीजिए। फिर डॉक्टर ने कहा कि अगर मैं इसका इलाज करता हूं, बाई चांस ऐसा हो सकता है कि ये दम तोड़ सकते हैं, यानी ये एक्सपायर कर सकते हैं। फिर उसने राय लिया, सलाह लिया, उसके बाद क्या करा कि उसने करा ऑपरेशन या जो भी दिक्कत थी, उसके बाद करते समय उसका क्या हो गया, डेथ हो गया। तो ये भी एक्सेप्शन में होती है। ये बात बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, ये एक्सेप्शन वाली सारे पॉइंट है, ये बात आपको समझना है। अब आता है कि आईपीसी में आपको बता दूं कि सजाएं हैं, क्या क्या सजा है, ये बात आपको समझना है। क्या क्या सजा समझेंगे। सबसे पहली बात होती है कि जैसे आपको जुर्माना लग गया, ये भी एक प्रकार का सजा है, ये बात समझेंगे, जुर्माना लग गया। दूसरी पॉइंट आपका हो गया कि जैसे कारावास हो गया, कारावास हो गया। कारावास में 2 तरह का होता है, एक तो होता है सादा और एक होता है सश्रम। सश्रम का मतलब आपसे काम कराई जाएगी, पत्थर तोड़ाए, जो भी होगा रूल जेल का। फिर बात होती है आपसे बोलूं मृत्युदंड। मृत्युदंड होता है, ये भी एक सजा है, ठीक है। तो जुर्माना हो गया, कारावास हो गया, मृत्युदंड हो गया। एक होता है संपहरण, ये बात ध्यान रखेंगे, क्या होता है संपहरण, ये भी एक सजा होती है। संपहरण, ये बात ध्यान रखेंगे, इसको कहते हैं फोरफिट। क्या बोलते हैं, फोरफिट, ये बात ध्यान रखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, फोरफिट बोलते हैं, ठीक है। ये भी एक सजा होगी। तो ये सजा की क्या है, आपके टाइप है। अब बात करते हैं कि फोरफिट में क्या होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो जुर्माना, कारावास, मृत्युदंड, संपहरण और एक और छूट गया, इसको बोलते हैं आपका आजीवन कारावास। ये भी एक छूटा था, आजीवन कारावास, ये बात ध्यान रखेंगे। अब यहां पर जुर्माना आपको पता है, कारावास पता है, मृत्युदंड पता है, संपहरण, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है वो आंदोलन कर रहा है किसी मतलब अवैध तरीका से आंदोलन कर रहा है और सरकार उसको जांच करवाई, जांच करवाने के बाद पता चल गया कि ये सजा के योग्य है, मतलब इनको सजा मिलेगी, और वहां पर बहुत सारी गाड़ी, अवैध रूप से गाड़ी, हथियार जो भी रहे, तो उसको सरकार क्या करती है, जब्त कर लेती है। और जब्त कर लेगी उससे क्या बोलेंगे, संपहरण बोलेंगे। ये बात ध्यान रखिए, कुर्की नहीं होती, कुर्की अलग चीज होती है, ये बात बिल्कुल आपको ध्यान रखेंगे। तो मैंने आज के क्लास में पूरा आईपीसी सीआरपीसी के बारे में बताया, सजा का प्रावधान बताया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आगे का पॉइंट को पढ़ेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए राजीव क्लासेस जीएस रिसर्च सेंटर। धन्यवाद।